देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट की। तो बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि सबसे पहले कहाँ पर रिवोल्ट शुरू होता है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं बहरामपुर में 19th नेटिव इन्फेंट्री की बात हमने कर ली। इसके बाद हमने बात करी 29 मार्च में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री 34th नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में जो अपॉइंटेड थी, उसकी बात कर ली हमने। फिर 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, वो घटना हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद क्या होता है, 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को मेरठ में रिवोल्ट शुरू हो जाता है और मेरठ के जो 3rd कैवेलरी के 90 सोल्जर्स थे वो ग्रीस्ड कार्टिजेस को हाथ लगाने से या उसे यूज करने से मना कर देते। ठीक है। 9 मई को उनको ये सजा दी जाती है कि 10 साल के लिए उन्हें कैद किया जाएगा और साथ ही उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है, उनकी सर्विस से। फिर क्या होता है, 10 मई को उन्हें कैद कर लिया जाता है। फिर 10 मई को मेरठ के ही दूसरी और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के द्वारा अपने साथियों को छुड़वाया जाता है। वहां पर मेरठ में मौजूद सभी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स की हत्या कर दी जाती है और एक रिवोल्ट लगभग शुरू हो जाता है। ठीक है, रिवोल्ट शुरू हो गया 10 मई 1857 को। ठीक है, तो 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट शुरू हो जाता है और लगभग 28 जून 1858 जो है वो खत्म होता है ग्वालियर से। तो ग्वालियर एंडिंग होता है और मेरठ स्टार्टिंग होता है। ठीक है, स्टार्ट कहां से होता है, शुरुआत कहां से होती है, तो मेरठ से, और एंडिंग कहां से होती है, ग्वालियर से, 28 जून 1858 को। ठीक है, तो लगभग 1 ईयर ये रिवोल्ट चलता है। अब हमें बात करनी है कि इतनी चीजें हमने पढ़ ली है, कहां से कहां तक की, बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट की। अब बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट में हमने पढ़ा 10 मई तक की इवेंट। अब 11 मई को क्या होता है, या 10 मई को सूर्यास्त होने के बाद मेरठ के जो सोल्जर्स थे, मेरठ के जो रिवेलियस सोल्जर्स थे, वो मार्च करते हैं दिल्ली की ओर और ये स्वतः ही कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, दिल्ली पहुंचने के पीछे का कारण क्या था, दिल्ली पहुंचने के पीछे का कारण ये था कि ये लोग अपना लीडर किसे बनाना चाहते थे, अपने इस विद्रोह का, अपने इस ग्रेट रिवेलियन का वो लीडर बनाना चाहते थे, किसे, मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर को। तो यहाँ पे कहानी में, यहाँ पे स्टोरी में, यहाँ पे रिवोल्ट में अब शामिल होते हैं कौन, बहादुर शाह जफर। तो अब यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं किसका, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो एक मुगल इंपीरियर है और हम बोल सकते हैं कि अंतिम मुगल शासक हैं ये। ठीक है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब इस रिवोल्ट में शामिल होने की बारी आती है किसकी, बहादुर शाह जफर की। और ये रिवेलियस सोल्जर्स जो हैं वो लगभग 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली और मेरठ के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी, लगभग 26 या 36 माइल की लगभग डिस्टेंस है, तो ये काफ़ी जल्दी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली को घेर लिया जाता है और दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर है उनसे मिलने के लिए ये जो रिवेलियस सोल्जर्स हैं ये उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, और उनको ये कहा जाता है कि अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने आपको लाल किले को खाली करने का ऑर्डर दे दिया है और आने वाले जो प्रिंस हैं उन्हें कोई टाइटल नहीं दिया जाने वाला है। इट मीन्स आपकी जो उपाधि है, आपका जो निवास है और आपकी जो ग्लोरी है वो लगभग यहाँ पे खत्म होने वाली है। तो अब आपके पास ये लास्ट मौका है, हमारे पास ये लास्ट मौका है कि हम इस रूल को, ब्रिटिश रूल को या अंग्रेजी शासन को जड़ से खत्म कर दें और इंडिया से इन्हें फाइनली पूरी तरह से बाहर कर दें। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इस रिवोल्ट का जो लीडर है वो आपको बनाना चाह रहे हैं। अब भाई अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर को ही रिवोल्ट का लीडर क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण ये है, आप पास्ट जो देखते हैं, जो अतीत देखते हैं, अतीत में हम ये देखते हैं कि भारत की जो राजनीतिक यूनिटी थी, जो पॉलिटिकल यूनिटी थी, वो मुगल खानदान के द्वारा ही की जा रही थी, या मुगल खानदान ही भारत के क्या बने हुए थे, लीडर या इंपीरियर बने हुए थे। ठीक है, तो उन्हीं को के रूप में हम अगेन इंडिया को क्या करना चाह रहे हैं, यूनिफाइड करना चाह रहे हैं और उन्हें ही क्या दे दिया गया, टाइटल दे दिया गया या उन्हें ही प्रोक्लेम कर दिया गया किंग इंपीरियर ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, वो काफ़ी बुजुर्ग थे और अगर बात की जाए एक लीडर की जो स्किल्स होती है वो उनके अंदर नहीं थी। ठीक है, तो वो एक चुस्त दुरुस्त या एक लीडर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो उनमें नहीं थी, बट एक नाम मात्र के लिए, नेमसेक के लिए उन्हें लीडर बनाया गया और उन्हें ये बातें बोली गई। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बहादुर शाह जफर की इस मामले में लेकर क्या स्टोरी होती है। तो सिपोय रीच्ड दिल्ली ऑन 11 मई 1857। 1857 कितनी तारीख को पहुंचे थे, 11 मई 1857। ठीक है, द रिवेलियस सोल्जर्स मार्च्ड टू दिल्ली एंड मीट बहादुर शाह जफर। ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड हिम एज द लीडर ऑफ रिवोल्ट, और उन्हें लीडर ऑफ रिवोल्ट डिक्लेयर किया गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में अगर बात, बहादुर शाह जफर एग्रीड बट रिलक्टेंटली,
तो सहमत तो हुए लेकिन अनिच्छा से सहमत हुए। ऐसा भी कहा गया है कि सोल्जर्स का दबाव था, सिपाहियों का प्रेशर था और उन्हें एग्री होना पड़ा, अनिच्छा से उन्हें एग्री होना पड़ा। उनकी इच्छा नहीं थी कि वो किसी भी प्रकार के इस रिवोल्ट में शामिल हो। बट इतिहासकारों का एक मत दूसरा भी है और उनका दूसरा मत ये है कि दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। ठीक है, चलिए जो कुछ भी है, बट उन्होंने एग्री किया, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिलक्टेंटली उन्होंने एग्री किया। ठीक है, और फिर सिपाहियों के आदेश पर, सिपाहियों के ऑर्डर पर इन्होंने इंडिया के, भारत के बाकी के जो दूसरे रूलर्स थे, सरदार थे, चीफ थे, उन्हें आदेश दिया या उन्हें लेटर लिखा। ठीक है, आदेश नहीं देंगे, क्या बोलेंगे, लेटर लिखा। सभी को एक एक लेटर लिखा और लेटर में उन्होंने कहा है कि हम सभी को एक होना है, हम सभी को एक साथ एक इंडियन यूनियन, एक भारत परिसंघ बनाना है और सभी को साथ में मिलकर इन अंग्रेजों को भारत से फाइनली क्या करना है, बाहर करना है, इन्हें भारत से खदेड़ना है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर या सॉरी ये एक लेटर उनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर एग्रीड रिलक्टेंटली and wrote a letters to all the chiefs rulers of India urging them to organize a confederacy of Indian state to fight and replace the British regime। तो क्या बात बोल दी गई है, डबल से सुन लो, डबल से बता देता हूं। बहादुर शाह जफर एग्रीड रिलक्टेंटली, वो रिलक्टेंटली यानी अनिच्छा से सहमत होते हैं। एंड रोट लेटर्स टू ऑल चीफ्स रूलर्स ऑफ इंडिया, और भारत के सभी सरदारों, चीफ और राजाओं को एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, अर्जिंग देम टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स, और उनसे ये दरख्वास्त करते हैं, उनसे ये कहते हैं कि हमें सभी भारतीय राज्यों को एक साथ लाकर एक इंडियन यूनियन, एक भारत या भारत के सभी राज्यों का एक परिसंघ बनाना है। ठीक है, टू फाइट एंड रिप्लेस द ब्रिटिश रिजाइम, क्या करने के लिए, ब्रिटिश सर्स के साथ फाइट करने के लिए और उन्हें इंडिया से पूरी तरह से बाहर करने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो जाती है, ये लेटर एक लिख दिया जाता है। इट ट्रांसफॉर्म्ड एंड लेजिटिमेट अ मिलिट्री इनटू द रिवोल्ट, अ ग्रेट रिवेलियन, परहैप्स इवन इनटू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये जो घटना घटी है ना, ये जो इवेंट हुआ है, कौन सा इवेंट सिपाहियों के द्वारा दिल्ली जाना और दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर को क्या करना, अपना लीडर बनाना। ये इवेंट या ये घटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि वो अपने रिवोल्ट को कंटिन्यू रख सकते थे विदाउट इंटरिंग या विदाउट पार्टिसिपेटिंग बहादुर शाह जफर। लेकिन ये दिल्ली जाते हैं, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर तय करते हैं, यहां से घटना मोड़ लेती है, यहां से कहानी मोड़ लेती है। और ये जो इवेंट होता है, ये इस सैनिक विद्रोह को, ये इस आर्म्ड रिवेलियन को एक क्रांतिकारी विद्रोह, एक जन आंदोलन के रूप में चेंज कर देता। ठीक है, यदि ये नहीं करते और सिर्फ आर्म्ड रिवेलियन ही चलता, तो फिर आम जनता हो सकती थी कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, इंडियन रूलर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते और कई सारी कम्युनिटीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ ये छोटा मोटा सैन्य विद्रोह ही होकर बंद हो जाता। ठीक है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, इसके पहले भी कई आर्म्ड रिवेलियन या कई सैन्य विद्रोह हुए हैं, जैसे बेलूर में हुआ था, बैरकपुर में हुआ था 1824 में, 1806 में कहां पर हुआ था, बेलूर में। तो ऐसे कई और भी सैन्य विद्रोह हुए थे। लेकिन अब ये जो रिवोल्ट था, इसका नेचर ये हुआ कि ये लोग कहां चले गए, बहादुर शाह जफर के पास चले गए और उन्हें अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया। यहां पे ये सैन्य विद्रोह के साथ साथ अब एक क्रांतिकारी विद्रोह बन गया, और अगर ये सक्सेस हो जाता तो हम इसे पहली स्वतंत्रता का सफलतापूर्वक होने वाला आंदोलन भी कह सकते थे। बट ये जो था, चूंकि अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट सक्सेड, ये सक्सीस नहीं हो पाया, ये सफल नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी हम इसे क्या कहते हैं, हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संघर्ष या पहला आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट ग्लोरी है, पुराना अतीत है, पुराना जो महान अतीत है, किसके लिए, किसके बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में। अ पॉइंट ऑफ लीडरशिप इवन इफ ओनली नेम से, तो जो लीडरशिप दी गई, पॉइंट ऑफ लीडरशिप जो उनके लिए तय की गई, भले ही नाम मात्र के लिए दी गई है, गेव एन एंकर टू एंटायर रिवोल्ट। तो इस लीडरशिप के कारण पूरे के पूरे रिवोल्ट के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, नाम मात्र के लिए ही किसे बनाया गया, बहादुर शाह जफर को। इस अंतिम मुगल बादशाह को जिस तरह स्वतः स्फूर्त रूप से देश का नेता बना दिया गया, वह इस तथ्य का प्रमाण था, वो इस फैक्ट का एग्जाम्पल था कि मुगल खानदान के लंबे शासन ने इस खानदान को भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक बना दिया था। ठीक है, तो मैंने अभी भी आप लोगों को ये कहा कि इनको ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि लंबे समय से ये जो खानदान था, ये जो फैमिली थी, इंडिया पे रूल कर रही थी और इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी का एक क्या है, प्रमाण है, और यही इनसे ही इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी उस समय की चला करती। ठीक है, केवल इस एक कार्य के द्वारा
ठीक है ना, जो इंडियन जो ट्रूपर्स ने इन्हें चुना गया, इनके द्वारा इन्हें सिलेक्ट किया गया लीडर के रूप में, केवल इस एक एक्टिविटी के द्वारा, केवल इस एक कार्य के द्वारा सिपाहियों ने एक फौजी विद्रोह को एक क्रांतिकारी युद्ध के रूप में बदल दिया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। जल्द ही बंगाल की, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये अपने लेटर्स लिखते हैं इंडियन सोल्जर, इंडियन रूलर्स को, तो भारतीय जो कई भारतीय जो राजा होते हैं, शासक होते हैं, जो पहले भी मुगल बादशाह के ऊपर अपनी आस्था रखते थे, उन्होंने तुरंत इनकी बात को एक्सेप्ट किया और उनके ऊपर अपनी आस्था दिखाई। ठीक है, हालांकि कई ऐसे राजवाड़े थे, कई ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की। ठीक है, हालांकि उनकी जो सेना थी, उनकी जो आर्मी थी, उनके राज्य में जो रहने वाली आम जनता थी, उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया और वो क्रांतिकारियों की सेना में शामिल हो गए। जैसे इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर के जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी सिपाही थे, वो सब के सब विद्रोहियों की सेना में शामिल हो गए। एज इट इज ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर की लगभग 20,000 सोल्जर्स, 20,000 जो सिपाही थे, वो नाना साहब और तात्या टोपे और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हो गए थे। ठीक है, इस तरह कई ऐसे इंडियन रूलर्स थे, भारतीय राजवाड़े थे, जहां की सेनाएं शामिल हो गई थी ब्रिटिश रिवेलियंस के साथ में। लेकिन जो रूलर्स थे ना, वो अंग्रेजों के सपोर्टर बने हुए थे, लाइक ग्वालियर के रूलर सिंधिया। ठीक है, ऐसे कई रूलर्स थे, राजस्थान के कई ऐसे रूलर्स थे और साथ ही पंजाब के सिख कई रूलर्स थे जो अंग्रेजों के सपोर्टर थे। साथ ही जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो गढ़वाल रूलर थे वो भी, सॉरी, जम्मू कश्मीर में जो रूलर्स रूल किया कर रहे थे, ठीक है, तो वो भी किसके सपोर्टर थे? ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे। ठीक है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो जैसे ही ये लेटर से लिखा जाता है, चीजें फैलना शुरू होती हैं, तो वैसे ही क्या होता है, बंगाल की जो पूरी की पूरी सेना है वो विद्रोहियों में शामिल हो जाती है और धीरे धीरे ये विद्रोह जो है तेजी से फैल जाता है। ठीक है, तो बंगाल की पूरी सेना विद्रोहियों के साथ शामिल हो गई है। अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत, दोआब वाला जो क्षेत्र था और जो पूर्वी पंजाब है और बिहार का एक वो बहुत बड़ा जो क्षेत्र था, वहां पर रिवोल्ट काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और पूरा का पूरा जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, वो चरमरा उठता है। ठीक है, तो इतनी जगहों पर अगर हम बात करें, ये जो इतना पूरा बड़ा एरिया था, वहां पे रिवोल्ट काफी एक्टिवली होता है। एक बार फिर से बता देता हूं कहां कहां पर काफी सक्सेस मिली है। तो अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, लार्ज पार्ट ऑफ बिहार, बिहार का बड़ा क्षेत्र, ईस्ट पंजाब, सुक ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, तो ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे चरमरा उठता है। इन जगहों पर विद्रोह काफी सक्सेसफुली होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो रिवोल्ट हुआ है, इसमें किस तरह से यहाँ पे बहादुर शाह जफर का पार्टिसिपेशन होता है और ये रिवोल्ट बिगिन हो जाता है, शुरू हो जाता है। सिविलाइजेशंस की बात करें, सिविलियंस की बात करें, सिविलियंस ने किस तरह से इस रिवोल्ट में ज्वाइन किया है, किस तरह से उन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, तो हम सिविलियंस की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं जो इस रिवोल्ट में शामिल हुए।